नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पूनम अहमद जी की एक कहानी, एक नया अंत लेके आई हूँ। अभी मैंने किचन में पैर रखा ही था कि डोरबेल बज गई। मैं चौंकी, कमलाबाई तो आज छुट्टी पर है, नवीन को भी ऑफिस गए काफी देर हो चुकी है, फिर सुबह सुबह कौन होगा। दिल ही दिल में ये सोचते हुए दरवाजा खोला तो संपदा थी और साथ में विजय भी था। विजय ने जल्दी में कहा, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को संपदा को ले जाऊंगा और पापा से भी मिल लूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, डिनर यही करके जाना। हाँ ठीक है कहता हुआ विजय चला गया। उसके जाने के बाद संपदा और मैं ड्राइंग रूम में आ गई। संपदा काफी कमजोर लग रही थी और काफी दिनों बाद आई थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बैठो मैं आती हूँ। अच्छा ऐसा करो तुम अंदर थोड़ा लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस आप आ जाओ, मेरे साथ बैठकर बात करो, खाना हम मिलकर बना लेंगे। उसने कुछ उदासी में कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाश्ता, एक स्लाइस के साथ एक कप चाय पी ली होगी। कितनी बार कहा है इस हाल में अपने खाने पीने का खास ख्याल रखा करो, दूध पिया करो, फल खाओ, लेकिन आजकल की लड़कियों की समझ में हम पुराने लोगों की बातें आती ही नहीं। रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैं किचन में जाकर उसके लिए मिल्क शेक बनाने लगी तो मुझे अपना समय याद आ गया, जब मैं संपदा जितनी थी। इसी तरह मैं भी जब मायके आती थी तो मेरा भी दिल यही चाहता था कि माँ मेरे पास ही बैठी रहे। मैं मिल्क शेक लेकर संपदा के पास आ गई। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मैं चौंक गई। पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी क्या होना है तबीयत को? बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बुरी तरह चुभ गया। फिर ऐसी गुमसुम क्यों हो? मैंने कुरेदा, जो आमतौर पर मेरा स्वभाव नहीं था। लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए पूछ लिया, मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरी तबीयत खराब है और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैंने उस पर चिंतित दृष्टि डालते हुए कहा, तुम अपना ध्यान रखो, खाओ पियो, आराम का समय निश्चित करो। मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रही हूँ। मम्मी यह बात नहीं है। मैं पहले इस बात पर हंसा करती थी कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, लेकिन अब इसका मतलब मैं समझ गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी बेटी संपदा का विवाह साल भर पहले ही हुआ था। विजय हमें सभ्य और समझदार लगा था और उसके पिता भी अच्छे पद पर थे। उसकी 2 बड़ी बहनें विवाहित थी, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और विजय की माँ सुभद्रा देवी मुझे ठीक ठाक ही लगी थी। देखने में ऐसा कुछ नहीं था। फिर ऐसी क्या बात हुई जो संपदा इतनी दुखी लग रही थी? मम्मी आपको बताया था ना कि आजकल मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, उल्टियों की वजह से बुरा हाल रहता है, लेकिन माँ जी को लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, घर के कामों से जान छुड़ा रही हूँ, वहाँ सबका मूड खराब हो जाता है। मम्मी मुझसे सहन नहीं होता। कहते कहते संपदा रोने लगी तो मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैंने पूछा, और विजय, वह तो तुम्हारा ध्यान रखता है ना? हाँ मम्मी, शुरू में तो वो बहुत खुश थे, लेकिन आजकल माँ जी का खराब मूड देखकर कुछ बोलते ही नहीं। इस पर मेरा दिल और कुट जाता है। मम्मी एक लड़की के लिए उसके ससुराल में उसका सबसे मजबूत सहारा उसका पति ही तो होता है। अगर वह भी उसका साथ नहीं देगा तो वह कहाँ जाएगी? देखो बेटा, इन दिनों तबीयत ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन तुम हिम्मत रखो। अगर तुम भी अपनी बड़ी बहन सुखदा की तरह अकेली रहती तो भी तुम्हें सब कुछ सहन करना पड़ता। तब घर वालों के रोज नए मूड तो नहीं देखने पड़ते। रवि जीजा जी ने ऐसी हालत में दीदी का कितना ख्याल किया था। मैंने कहा, समय के साथ वे खुद ही हल हो जाएंगे, अब तुम टेंशन छोड़ो। सुखदा को भी फोन कर दो, शाम को वह भी यहाँ आ जाएगी, सब मिलकर खाना खाएंगे। बताओ क्या बनाऊं? मम्मी मेरा दिल कर रहा है आज पापा के लिए छोले बनाऊं। आपको याद है ना, पापा को आपके हाथ से ज्यादा मेरे हाथ के बने छोले अच्छे लगते हैं।
संपदा के हाथ में स्वाद है, ये मैं जानती हूँ। इसीलिए मुझे उसकी गर्वीली आवाज पर हंसी आ गई। मम्मी, आज कमलाबाई नहीं आई? नहीं, उसकी बेटी बीमार है, कल आएगी। संपदा मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। लाओ मम्मी, मिलकर काम निपटाते हैं। मैंने कहा, तुम ये सब छोड़ो, तुम जाकर मेरे रूम में टेबल पर देखो, नई पत्रिका आई है, उसमें मेरी नई कहानी छपी है जो तुम्हें बहुत पसंद आई थी ना। मैं उसे किचन से हटाना चाहती थी। अरे सच मम्मी, वह तो बड़ी अच्छी कहानी थी, मैं अभी देखती हूँ। वैसे भी मसालों की खुशबू से मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। मम्मी, हमारे आने से तुम्हारा काम बहुत बढ़ जाता है ना? संपदा की आवाज में शर्मिंदगी थी। यह काम बढ़ने से मुझे और तुम्हारे पापा को खुशी होती है, उसका अंदाजा तुम लोग नहीं लगा सकती। मम्मी, मुझ पर भी कोई कहानी लिखो ना। अच्छा ठीक है, लिखूंगी, अब तुम आराम करो। और हाँ, सुखदा को फोन कर लो। संपदा मेरे रूम की ओर बढ़ी तो मैंने बिजली की तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। हाथ अपना काम कर रहे थे और मन अपना। 2 बेटियां हैं हमारी, ये तो ईश्वर की कृपा है जो दोनों इसी शहर में रहती है, दोनों आती जाती रहती है। हम दोनों का काम ही कितना था, इसीलिए समय मिलने के कारण मेरा लिखने का शौक भी जोरों पर था। कई पत्रिकाओं में मेरी कहानियां छपती थी, जिसकी सबसे बड़ी प्रशंसक और आलोचक मेरी बेटियां ही थी। नवीन तो शाम को आते थे। सच तो यह है, मेरे इस शौक ने मेरे अकेलेपन को बड़ा सहारा दिया था, क्योंकि बेटियों वाले माओं को तो आदत होती है ना कि हर समय गपशप और रौनकों वाला माहौल हो। इसीलिए संपदा के विवाह के फौरन बाद मैं बहुत घबराई, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को संभालकर अपने आप को व्यस्त कर लिया। रात को मेरी बेटियां और दामाद इकट्ठे हुए। सुखदा के बेटे शौर्य ने खूब रौनक लगा दी थी। नवीन दोनों दामादों के साथ बातें करने में व्यस्त थे। हम तीनों बेडरूम में आ गए। शौर्य ने नवीन की गोद में डेरा डाल लिया। सुखदा अपने पापा की तरह हर बात साफ साफ करती थी। अब तो वो और भी बोल्ड हो गई थी, लेकिन संपदा मेरी तरह बहुत ही सोच समझकर बोलने वाली थी। इस बात पर ध्यान रखती थी कि सामने वाले को कोई बात बुरी न लग जाए। अपनी परेशानी वह जल्दी से शेयर नहीं करती थी, इसीलिए उसकी बात सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। उसकी नंदे आई हुई थी तो सुभद्रा देवी ने उसे खाने का लंबा चौड़ा मेन्यू बताकर अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पर निकल गई। विजय उसकी खराब तबीयत देखकर कहता ही रह गया कि खाना बाहर से ले आएगा, लेकिन सुभद्रा कुमारी उसे बुरी तरह डांट कर कहने लगी, बेकार के नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। मैं और सुखदा उसकी बात सुनकर दुखी हो रहे थे, साथ ही साथ उसे समझाते भी रहे। डिनर हो ही चुका था, दोनों बेटियां चली गई। एक दिन हमने डिनर शुरू किया ही था कि विजय का फोन आया। संपदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम तुरंत वहां पहुंचे। संपदा के सास ससुर भी वहीं थे। मैंने बेचैनी में पूछा, क्या हुआ? अभी तो काफी टाइम है ना डिलीवरी में? सुभद्रा देवी जैसे भरी बैठी थी। होना क्या है, आजकल की लड़कियां हैं ही नाजुक, जरा सी गर्मी और जरा सा काम सहन ही नहीं होता इनसे। हम लोग कितना काम करते थे, ना एसी था ना कूलर। इस पीढ़ी में तो जैसे जान ही नहीं है। मैंने नवीन का उड़ा हुआ चेहरा देखा। उनकी तो जैसे अपनी बेटियों में जान थी। सुखदा अक्सर कहती थी, कितने मजबूर होते हैं लड़कियों के माता पिता। उनकी बेटी के बारे में ससुराल वाले न जाने क्या क्या कह जाते हैं और वे पलटकर जवाब भी नहीं दे सकते। इतने में संपदा की डॉक्टर बाहर आई। विजय से कहने लगी, हालत देखिए आपने अपनी पत्नी की, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। शाम तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। सुभद्रा देवी से नहीं रहा गया। लो, अब ये नया ड्रामा। एक तो डॉक्टरों ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर रखा है। बड़ी फीसें दो, लंबी लंबी बातें सुनो, बस नए जमाने के नए नए रंग। विजय अपनी माँ की बातें सुनकर शर्मिंदा सा दिखा। मैंने दबी आवाज में कहा, बहन जी आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिनों के लिए संपदा को अपने घर ले जाऊं। जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूटा। फौरन बोली, हाँ यह ठीक है,
माँ के घर जैसा आराम उसे कहाँ मिलेगा। कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब कहेंगे सास ने ध्यान नहीं रखा, लेकिन माँ हम फुल टाइम मेड रख लेंगे तो संपदा को आराम मिल जाएगा। विजय ने कहा तो सुभद्रा देवी ने उसे ऐसे घूरा। हम संपदा को घर ले आए। मैं व्यस्त हो गई। विजय रोज शाम को चक्कर लगा लेता था। कभी कभी सुभद्रा देवी भी आ जाती थी। संपदा के चेहरे का पीलापन कुछ कम हो रहा था। अब वह आराम से दी। नवीन के तो जैसे पुराने दिन लौट आए थे। पिता पुत्री खूब बातें करते थे। कठिन से कठिन समय में भी ये खूबी होती है कि वह बीत ही जाता है। संपदा का कठिन समय भी बीत ही गया। आखिर वह खुशी का दिन भी आ गया जब संपदा एक प्यारी सी बेटे की माँ बन गई। सारा परिवार खुशी से खिलखिला रहा था। सुभद्रा देवी का मूड भी अच्छा था। बेटे का नाम पार्थ रखा गया। समय बीतता रहा। स्थितियां बहुत तेजी से बदल गई। सुभद्रा देवी जी अब बीमारी के कारण घर के मामलों से दूर हो गई। मैंने कई बार संपदा के आने वाले परिवर्तनों को नोट किया था। वह अब चुपचाप सी रहने लगी। धीरे धीरे वह सुभद्रा देवी की बहू बनती जा रहे थे। समय का पंछी अपनी गति से उड़ता जा रहा था। संपदा के सास ससुर नहीं रहे। सुखदा संपदा के बच्चे बड़े हो गए थे। नवीन रिटायर हो चुके थे। हम दोनों जीवन की संध्या वेला में अपनी बेटियों को फलते फूलते देखकर संतोष से बिता रहे थे। शौर्य अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में था। पार्थ अपनी पत्नी मानसी के साथ संपदा और विजय के साथ ही रहता था। संपदा कुकिंग में और माहिर हो गई थी। अब तो वो बड़े से बड़े शेफ को भी मात देती थी। घर में किसी न किसी बहाने पार्टी करती ही रहती थी। हम दोनों को भी आकर जबरदस्ती ले जाती थी। एक दिन संपदा सुबह सुबह आई। मैंने पूछा मानसी कैसी है? अरे मम्मी क्या हुआ है उसकी तबीयत को? वह तो नॉर्मल है, बस कुछ लड़कियों की आदत होती है हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की। संपदा का स्वर ही नहीं ढंग भी बदला हुआ था। लेकिन संपदा ये बीमारी तो नहीं है। हर लड़की इन दिनों शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का सामना करती है। इसीलिए पहली बार माँ बनने वाली लड़कियां अक्सर घबरा जाती है। तुम उसका ख्याल रखा करो, मैंने उसे समझाया। मैं क्या ध्यान रखूं? वह है ना उसका ध्यान रखने वाला मुफ्त का गुलाम पार्थ। आज सुबह मानसी नाश्ते के लिए नहीं उठी तो मैंने पार्थ को पूछा तो बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी के कारण उठा नहीं जा रहा। मम्मी मेरा इतना मूड खराब हुआ कि क्या बताऊं। वह पार्थ को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। उसके रोज रोज के नाटक मैं खूब समझती हूँ। आज पूरा दिन लंच और डिनर बनाएगी तो दिमाग ठिकाने हो जाएगा। इसीलिए मैं तो सुबह सुबह यहाँ आ गई। गुस्से में तेज तेज बोलती संपदा मुझे कठोर सी लगी। ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने हमें जीवन में बहुत कष्ट पहुँचाया हो तो मौका मिलने पर हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि जिन कष्टों से हम गुजर चुके हैं वे दूसरे को न दे। मैं सोचती रही और संपदा उठकर सुखदा को फोन करने लगी। थोड़ी देर में सुखदा आ गई। सुखदा तो अकेली रहती है, उसे आना अच्छा ही लगा। शाम होते होते दोनों चली गई। मैं मन ही मन अपनी बेटी के कठोर होते हुए हृदय पर दुखी होती रही। नवीन सब ठीक हो जाएगा कहकर मुझे तसल्ली देते रहे। मैं जानती थी कि मन ही मन अपनी बेटी की बदलती सोच पर वे भी दुखी थे। फिर एक दिन संपदा अचानक आई। कहने लगी मम्मी संडे को एक पार्टी रखी हूँ, आप और पापा डिनर वहीं करना। मैं पार्थ को आप दोनों को लेने के लिए भेज दूंगी। मगर बेटा किस खुशी में? मैंने हैरानी से पूछा। बहुत दिन हो गए ना, सब मिल बैठकर बातें करेंगे। सुखदा और रवि जीजाजी भी आ जाएंगे। विजय के कुछ दोस्त भी होंगे। मैंने पूछा खाना बाहर से आएगा? बाहर से क्यों, हर चीज घर पर बनेगी। लेकिन मानसी की तबीयत कितनी खराब चल रही है। तुम कुछ दिनों के लिए ये पार्टियां छोड़ दो तो अच्छा ही होगा। घर पर पार्टी होती है तो काम पर काम निकलता रहता है। मानसी का ध्यान रखो, उसे आराम दो। मैंने कहा तो वो कुछ बुरा मान गई। बोली आपको उसकी बड़ी चिंता रहती है। मैं भी तो इस हाल में कितना काम करती थी, याद है ना आपको? यहाँ तो खाने मैं खुद बनाती हूँ, उसे कहाँ कहती हूँ। इतना कुछ आता भी नहीं है उसे। उसके स्वर में मजाक था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उस समय
वो मेरी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ सुभद्रा जी की बहू लग रही थी, बिल्कुल उन्हीं की जैसी, बस अपनी परवाह करने वाली, अपने लिए सोचने वाली। मेरे जीवन में तो सास बहू के रिश्ते की कटुता कहीं थी ही नहीं। नवीन के माता पिता जब तक रहे मैंने हमेशा उन्हें आदर दिया और बदले में मुझे पुरस्कार स्वरूप उनका आशीर्वाद मिला। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ, आप दोनों आ जाना, संपदा ने कहा तो मैंने एकदम एक निर्णय ले लिया। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, रुको बेटा, तुम हमेशा से कहती थी ना कि मेरे ऊपर कहानी लिखो मम्मी। हाँ मम्मी, मगर वह तो बहुत पुरानी बात है। तुम्हारी कहानी मैंने लिखी तो थी, उस कहानी में तो मेरे अनुभवों, स्नेह और आंसुओं का रंग भी शामिल हो गया था, लेकिन मैंने उसका अंत नहीं किया था। कई दिन यही सोचने में बीत गए कि कहानी का अंत कैसे करूं कि यह खूबसूरत भी हो जाए और पूरी भी। मैंने संपदा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और अपनी फाइल निकालकर उसे दे दी। लो, इसे पढ़ो और बताओ कि मैं इस कहानी का अंत कैसे करूं। मैं फाइल उसे देकर कमरे के बाहर आ गई। बहुत देर बाद जब रोई रोई आंखों वाली संपदा आकर मुझसे लिपटी तो मुझे विश्वास हो गया कि इस कहानी को एक नया अंत मिल गया है और मानसी और संपदा जैसा जीवन बिताकर एक और संपदा नहीं बनेगी जो सुभद्रा देवी जैसी है, क्योंकि स्त्री हमेशा ही स्त्री की दुश्मन नहीं होती बल्कि उसकी हमदर्द और दोस्त भी हो सकती है। मैंने भावुक होकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे मेरे सामने सुभद्रा कुमारी की बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अंत में आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।